हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं या सीजी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो गणित में पहला यूनिट ही आप लोग सिलेबस में देखोगे, चाहे वो सीजी टेट का सिलेबस हो, चाहे सीजी टेट का पेपर 1 पेपर 2 हो, चाहे शिक्षक भर्ती भाग वर्ग 2 और वर्ग 3 हो, सब में गणित का पहला इकाई पहला यूनिट है नेचर ऑफ मैथ्स। हाँ, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। और देखा गया है कि यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अपन सिंप्लीफिकेशन या न्यूमेरिक क्वेश्चन जो आता है वहां के क्वेश्चंस तो चलो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमारे शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं रेगुलर जो क्लासेस ले रहा हूं, अपन 10 मिनट 15 मिनट पेडोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिक सेगमेंट में जाते हैं। सेम आज करेंगे अपन। आज जानेंगे एक मुख्य बिंदु के बारे में जिसको बोलते हैं हम गणित की अवधारणा। गणित की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, मैथ की अवधारणा क्या है? तो गणित की 4 मुख्य अवधारणाएं होती हैं, याद रखना जरूरी है। पहली अवधारणा है संख्या। पहली अवधारणा है संख्या। दूसरी अवधारणा है आकृतियां। पहली अवधारणा संख्या, दूसरी आकृतियां, तीसरी अवधारणा है मापन, और चौथी अवधारणा है पैटर्न। मुख्य रूप से गणित की अवधारणा की बात करता हूं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गणित की अवधारणा क्या है? तो गणित की अवधारणा है संख्या, आकृतियां, मापन और पैटर्न। ये 4 मुख्य बिंदु आप लोगों को याद होना चाहिए। ये क्या है ये समझा देता हूं मैं, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की पहला चीज बोलता है संख्या। संख्या गिनना, संख्या जोड़ना, संख्या घटाना, संख्याओं का गुणा करना और संख्याओं का भाग देना इसके अंतर्गत आता है। ठीक, मैथ्स में अपन क्या सीखते हैं जनरली? संख्याओं के बारे में। तो गणित की पहली अवधारणा संख्या, और इस संख्या के अंतर्गत हम संख्याओं को गिनना सीखते हैं, जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं और भाग करना सीखते हैं। यदि कोई मेरे को मैथ्स के कॉन्सेप्ट की बात करे तो मुख्य रूप से गणित के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 अवधारणाएं होती हैं गणित की। 4 अवधारणा में से पहली अवधारणा संख्या के अंतर्गत हम इतनी चीजों को गणित में सीखते हैं। ठीक, दूसरी अवधारणा गणित की है आकृति। गणित में एक सब्जेक्ट सुनते होगे आप, ज्यामिति सुनते हो, जियोमेट्री। इसमें अपन सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब चीजों की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो मैथ्स का दूसरा कॉन्सेप्ट हमें आकृति का ज्ञान देता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियों का समावेश गणित के अंदर है। गणित से ही हमें इन आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ गया? दूसरा है मापन, मेजरमेंट। गणित में ही हम जानते हैं कि कैसे किसी का क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया निकाला जाए, कैसे किसी का आयतन निकाला जाए। तो मापन भी गणित का एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है, गणित की एक प्रमुख अवधारणा है। देखो, ना चाहते हुए भी आपको शिक्षक भर्ती के सिलेबस को कवर करना है। हमको सीजी टेट भी निकालना है, पेपर 1 पेपर 2, साथ ही साथ आने वाले समय में जब एग्जाम होगा तो वहां शिक्षक भी बनना है।
तो आप अच्छे शिक्षक तब तक नहीं बन पाओगे जब आप गणित की प्रकृति को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे। और गणित की प्रकृति के अंतर्गत ही आता है गणित की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ये चार होते हैं और चारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं मूल बातें। अगला होता है पैटर्न। ये बहुत प्रमुख गणित की अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि कोई भी जब प्रश्न हमारे सामने होता है तो उसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है। यदि मैं एक श्रृंखला बनाऊं 2, 4, 6, 8, तो इसमें आपका दिमाग, बच्चों का दिमाग एक पैटर्न खोजता है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया गया है और अगली संख्या लिख दी गई है। यही पैटर्न है। तो यदि बच्चे पैटर्न खोजना सीख जाएं तो वो निश्चित तौर पे गणित को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। गणित पेडालॉजी या गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यही है। एक शिक्षक के सिलेबस में क्यों गणित शिक्षा शास्त्र को रखा गया है? जब एक शिक्षक अच्छी तरह उस विषय को समझ पाएगा तभी तो वो बच्चों को अच्छी तरह समझा पाएगा। यदि मेरे को विषय का विशेष ज्ञान नहीं है, अब आप किसी स्कूल में शिक्षक बन के गए हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, कोई आपसे पूछ दे कि गणित क्या है, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताया हूं, पढ़ाया हूं। अच्छा सर, गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कोई पूछ दे तो आप टीचर हो, आपको तो पता होना चाहिए ना गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है। आज हम देखें गणित की अवधारणा क्या क्या होती है, तो ये 4 मुख्य अवधारणा है। यदि सिंपल सा प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से गणित की अवधारणा कौन कौन सी है, तो 4 अवधारणा ये रही। समझ में आ गया? अब जब अवधारणा देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स देख चुके हैं, तो अवधारणाओं की विशेषता क्या है, अवधारणाओं की विशेषता क्या है, ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो 4 विशेषताएं होती हैं गणित, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स के या गणित की अवधारणा की 4 मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता, 4 विशेषताएं हैं, चारों विशेषताओं को याद रखना। और अवधारणा की प्रथम और प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह अमूर्त है। क्या है? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट है। सबसे प्रमुख अवधारणा, यह प्रश्न पूछा हुआ है गणित की अवधारणा की विशेषता क्या है, गणित की प्रकृति कैसी होती है, कई बार उत्तर लिया हुआ है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। याद रहेगा? इसकी दूसरी विशेषता है ये क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। अवधारणा की दूसरी विशेषता क्या हो गई? क्रमबद्ध। बोले तो सीक्वेंस में है। ठीक है। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है कि ये इनमें तार्किक संबंध होता है। इनमें क्या होता है? तार्किक संबंध होता है, तार्किक संबंध होता है। लॉजिकल रिलेशन होता है। क्या होता है? लॉजिकल रिलेशन। और चौथी और सबसे प्रमुख है, यदि बच्चे को गणित की अवधारणा समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं इसमें और भी विशेष तरह से बात करूंगा। यदि बच्चा गणित की अवधारणा को समझ लेता है तो वो प्रश्न को हल करने की प्रकृति को सीख जाता है, हल करने का तरीका सीख जाता है, हल करने का तरीका सीख जाता है। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल सेगमेंट हैं और थ्योरेटिकल सेगमेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को शिक्षण शास्त्र का वो सिलेबस ला के पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अवधारणाओं की विशेषता बताइए। ये पीवाईक्यूज में आए हुए प्रश्न हैं, जो एग्जाम्स हो चुके हैं वहां पूछे गए प्रश्न हैं ये।
तो याद रखना है अवधारणाओं की विशेषता क्या होती है। बहुत इजी सा है, अमूर्त होती है, क्रमबद्ध होती है, तार्किक संबंध होता है, और यदि बच्चा अवधारणा सीख जाता है तो वो गणित बना लेता है। ठीक, अब मैं एक सेगमेंट बता रहा हूं, गणितीय तथ्य क्या है। गणितीय तथ्य बोले तो फैक्ट, मैथमेटिकल्स फैक्ट। और गणितीय अवधारणा क्या है, ये दोनों को कंपेयर करके हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, सब जानते हैं 2ab के। ये गणितीय तथ्य हो गया। 3 गुणित 8, केवल ये याद रखना, ये गणितीय फैक्ट हो गया, गणितीय तथ्य हो गए। लेकिन इस सूत्र को हर जगह इंप्लीमेंट करने आना, हर जगह इंप्लीमेंट करने आना मतलब यदि 2x प्लस 3y है और इसका होल स्क्वायर है, यदि मेरे को फैक्ट पता है तो वो सिर्फ एक फैक्ट पता है। यदि मैं इस अवधारणा को समझ गया कि ये इंप्लीमेंट लागू कैसे होता है, तो मैं यहां भी लागू कर सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू 3y। यदि मैंने 3 गुणित 8 24 याद किया हुआ है तो वो एक फैक्ट कहलाएगा। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को यदि समझता हूं कि 3 का गुणा 8 से हो रहा है, इसका मतलब है 8 को 3 बार प्लस कर दो, 8 को 3 बार प्लस कर दो। तो मैं यही जो अवधारणा को समझा हूं दूसरी चीजों में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। जैसे 2 का 8 का 2 बार गुणा, तो 8 का 2 बार प्लस कर दो, 16। तो फैक्ट सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज को याद करना होता है, कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्या हो रहा है इस तरीके को समझना है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये तो थ्योरेटिकल सेगमेंट हो गया था, न्यूमेरिक सेगमेंट पे चलते हैं। न्यूमेरिक सेगमेंट में हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चंस करने थे। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या होता है, या इस टॉपिक में हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सॉल्व करने हैं। साधारण ब्याज पढ़ते समय हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला होता है एसआई, एक टर्म का यूज करते हैं, दूसरा टर्म होता है पी, तीसरा टर्म होता है आर, चौथा टर्म होता है टी, और पांचवा टर्म होता है ए। इन्हीं टर्म्स को समझना है। लास्ट क्लास में बताया हुआ हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, या इसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। जल्दी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले बताया हुआ हूं, हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या मूलधन, मूलधन। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर। टी का मतलब होता है समय, टाइम। अच्छा, हिंदी उधर लिख दिया, इंग्लिश इधर लिख देते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मिश्र धन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये साधारण ब्याज के 5 टर्म्स है जिनको आप याद रख के, जान के इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। और 2 सूत्र, मात्र 2 सूत्र, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100 और A इज इक्वल टू SI प्लस P। इसके बाद यदि आपको पक्षांतर करना, ट्रांसफर करना आता है तो इस टॉपिक के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक, अब मैं साधारण प्रश्नों की बात करूं, यदि मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो याद रखो
मेरे पास कौन कौन से टर्म है? 4 टर्म है, शुरू वाले फॉर्मूले से 4 टर्म्स निकल के आते हैं मेरे पास। और वो 4 टर्म कौन कौन से हैं? एक है SI, दूसरा है P, तीसरा है R, चौथा है T। पहले वाले सूत्र में 4 टर्म दिए हुए हैं, 4 अलग अलग टर्म्स हैं। एक को साधारण ब्याज बोलते हैं, दूसरे को प्रिंसिपल, तीसरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट, चौथे को टाइम। प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी? किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से दिमाग में रखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक में पहला सूत्र जो है वो 4 टर्म से बना हुआ है। तो आपका जो प्रश्न बनेगा उसमें पहले प्रकार के प्रश्न में यदि मैं बात करूं कैसा हो सकता है, ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछेगा, ऐसा ही निकालो, ये दिया होगा तीनों, पहला प्रकार का प्रश्न हो गया। यदि मैं दूसरे प्रकार की प्रश्न करूं तो दूसरे में प्रिंसिपल पूछा होगा, मूलधन निकालने पूछेगा, ये तीनों दिया होगा। ऐसे ही प्रश्न आएगा और कैसा आएगा। मैं अगले प्रकार की बात करूं तो उसमें दर निकालने की बात करेगा और प्रश्न में ये तीनों दिया होगा। मैं अगले प्रकार की बात करूं तो समय निकालने पूछेगा और ये तीनों दिया होगा। इतने में साधारण ब्याज खत्म हो जाता है। आपको इस प्रकृति को समझना पड़ेगा कि इसके बेसिक और साधारण प्रश्न का कॉन्सेप्ट ही यही है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। मैं इसको व्याख्यात्मक तौर से सिखाने से पहले आपको सैम्बलिक तौर पे प्रश्न बनाना सिखाऊंगा, ठीक? तो आज सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं हम, जहां P का मान दिया हुआ है 16,500, R दिया हुआ है 12.5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और SI निकालने के लिए बोल रहा है। निकालो सब कोई अपने अपने कॉपी में। सभी आप लोग अपने अपने कॉपी में इस प्रश्न का हल कीजिए। हम बेसिक प्रश्नों से चालू कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक के प्रश्नों तक जाएंगे। 24,750 ऐसा ही हो ही नहीं सकता। वो बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत आसान है। फैन ऑन कर दो तो यार। 4,222। चलिए मैं बता रहा हूं प्रश्न को, यहां ध्यान दो। SI का सूत्र हम जानते हैं, P इंटू R इंटू T बाय 100 करना है कि नहीं? तो जब सूत्र पता है हमको तो वैल्यू पुट कर दो। P का मान कितना दिया, R का मान कितना दिया हुआ है 12.5, और वर्ष दिया हुआ है 200। देखो ये 2 जीरो से 2 हो गए, तो 65 गुणित 12.5 गुणित 2। अब दशमलव है तो टेंशन मत लो, कभी भी दशमलव को टेंशन के रूप में नहीं देखना है। यदि मैं इसको हल कर रहा हूं 165 और इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, देखो 5 दूनी 10 का 0, एक गया हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। इसका गुणा किया, ये वैल्यू आया, पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या होगी। यही मैथ्स का दशमलव का गुणा करने का विधि होता है, जो कि आपको बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाना है आने वाले समय में। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो गया 165 का गुणा हो रहा है 25 से। दशमलव जीरो को नहीं लिखते हैं अपन, तो 25 का पहाड़ा आपको आता है 25 पंजम 125 का 5, 12 गया हाथ, 25 छक 150, 150 और 12 162 का 2, 6 गया हाथ, 25 एकम 25, 25 और 6 31।
16 बचा था क्या वहां? अच्छा, 25 पंजम 25 का 5, एक में फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 पंजम 125 का 5, 12 गया हाथ, 25 छक 150, 150 और 12 162, 162 का 2, 16 कैरी बच रहा है ना कि 6, और 25 एकम 25, 25 और 16 कितना होता है? 41 ना कि 31। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो एसआई का मान पूछा था वो कितना आ जाएगा? एसआई बराबर 4125, 4125। अब यहां एक चीज सीखने को मिल रही है जो कि बेसिक तौर पे हमको पता होनी चाहिए, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। तो 2.5 गुणित 2.2 है, इसका गुणनफल कैसे करेंगे? तो जब भी दशमलव का गुणा करो, दशमलव को मत देखो, आयुष याद रखना, ठीक है? दशमलव का जब भी गुणा करेंगे, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे। 22 का गुणा करते हैं 25 से, 22 पंजम 110 का 0, 11 गया हाथ, 22 दूनी 44, 44 और 11 बराबर 55। 25 का गुणा किया मैंने 22 से, तो कितना आ गया? 550। इसको प्रश्न बोलूंगा मैं, बोलूंगा कि नहीं? और इसको उत्तर बोलूंगा। प्रश्न में दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, प्रश्न में कितनी संख्या दशमलव के बाद? 2, इसीलिए उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 संख्या होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.5। गुणे करने की इस विधि को याद रखना। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, और आने वाले समय में जब आप शिक्षक बनोगे ना, तो दशमलव में बच्चों को गुणा करने में बहुत तकलीफ होती है, और वो रीजन ही यही है कि उनको अच्छे से सिखाया नहीं जाता। आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाना कि वो बड़े होकर उनको कोई दिक्कत ना हो। 0.1 गुणित 0.05 गुणित 2.1, इतना गुणा करना है। क्यों टेंशन ले रहे हो? पॉइंट्स को देखना ही नहीं है, गुणा करना है। तो 5 एकम 5, 5 गुणित 21 बराबर 105, 21 पंजम 105 होता है कि नहीं? 21 पंजम 105 और 105 गुणित 1 बराबर 105। ये प्रश्न हो गया, ये उत्तर हो गया। अब उत्तर लिखने के बाद काउंट कर लो ना भाई, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, 3, 4, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है प्रश्न में? 4, उत्तर में भी 4 संख्या होगी। 1 2 3, 3 ही दिख रहा है बाबा, कैसे करें? तो कुछ नहीं होता है, सामने एक 0 लगा लो और यहां दशमलव लगा लो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.0105। ऐसी छोटी छोटी चीजों को मैं क्लासेस में बताते चलूंगा, जिससे हमारा बेसिक नॉलेज भी इंप्रूव हो और साथ ही साथ हम अपने सिलेबस के साथ भी आगे बढ़ पाए। चले आगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाओगे आप। P इज इक्वल टू 12,222, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T इज इक्वल टू 2 सही 1/2 वर्ष, और SI इज इक्वल टू 1200। मैं जो भी प्रश्न दूंगा आपके सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रांग करेगा वो। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना है। अपन ये 4 अलग अलग विधि के प्रश्न आज करेंगे, इसके बाद कल मैं क्वेश्चंस पीपीटी के फॉर्म में ले आऊंगा, वहां हल करेंगे। करो हल। मैथ्स वीक है आपका, क्या नाम बताया आपने? जेवेंद्र। जेवेंद्र वीक है मैथ्स थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे। अभी जो सिखाया समझ में आया ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। करो उसको, प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला लिखो, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है अपने को, और कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। बनाइए बनाइए।
अपने को धीरे धीरे कैलकुलेशन करके अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को भी स्ट्रांग करने का प्रयास करना है ना। तो फॉर्मूला सभी जानते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो यहां SI का मान दिया हुआ है, SI का मान कितना है 1200, तो SI की जगह में लिखूंगा 1200, P के जगह में लिखूंगा 12,222। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो उसकी जगह R ही रहने दूंगा। समय पता है 2 सही 1/2, इसको हल कैसे करते हैं, 2 का 2 से गुणा करते हैं और इधर प्लस कर देते हैं, 5/2 हो जाएगा वो, तो 5/2 और पूरे किसका गुणा होता है 100। ये लो, पक्षांतर करना सिखाया था कल की क्लास में, पक्षांतर करना कल की क्लास में सिखाया हूं, आप जाके YouTube पे वीडियो डला हुआ है देख सकते हो। तो मैं सारी चीजों को पक्षांतर कर देता हूं, R को यहीं रहने देता हूं, 1200 पहले से है यहां, गुणित कितना हो जाएगा 100 गुणित 2, ये इधर भाग में था, इनका पक्षांतर हुआ तो ये इससे गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा किससे हो गया इससे, बटे में क्या आ जाएगा 12,222 गुणित 5, ये इधर गुणा में था इधर जाके भाग में आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। अब कैसे करें सर, टफ कैलकुलेशन है, तो बेटा टफ नहीं है, 2 दूनी 4, 12 चौक 48, कितना जीरो है 1 2 3 0, 1 2 3 0 बटे में 12,222 बराबर R। ये लो, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है। अपन टफ सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। वर्तमान दौर में मैथ्स की यदि बात करूं तो हम ऐसे हो गए हैं जो आज से 20 साल पहले हमारे पूर्वज प्रश्न बनाते थे, उन्हीं प्रश्नों को हम बना रहे हैं। लेकिन जमाना तो चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस के टफ से टफ साइड पे जाने का प्रयास करेंगे, इजी टू टफ, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन जब यहां तक पहुंचे हैं अपन, तो कैसे करें इसको, कैसे करें, तो मैं बोलूंगा बचपन में आपने ये वाला नियम सीखा है, 48,000 का भाग देना है 12,222 से, 3 से गुणा करूंगा, 4 से करूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इस 3 का गुणा इससे किया, यहां लिखा, घटा दूंगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, 7 में 6 गया 1 और यहां भी 1। अब लगेगा यहां दशमलव और यहां लगेगा 0, ये हो गया 1,13,340। यहां कितना है 12,222। अगर नहीं समझ में आ रहा है डिवाइड तो फिर मैं नए पेज में बता देता हूं, ये है 48,000, 48,000 का भाग करेंगे हम 12,222 से। यहां सिर्फ प्रश्न नहीं सीखना है, इसको सिंप्लीफाई भी फास्ट कैसे करें वो भी सीखना है। तो 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, घटाऊंगा 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, 7 में 6 गया 1 और यहां 1, दशमलव लगाया तुरंत 0 लिखा। समझ में आई बात। 9 से गुणा करूंगा, क्यों 9 से करूंगा, क्योंकि ये बहुत 1,13,000 है, ये 12,000 है। 9 से गुणा करके देखता हूं, 9 दूनी 18 का 8, 1 गया हासिल, 9 दूनी 18 का 8 प्लस 1 9, 1 गया हासिल, 9 दूनी 18, 9 1 गया हासिल, 9 दूनी 18 का 9, 1 गया हासिल, 9 एकम 9 और 1 10। इससे छोटी संख्या ही है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा R इज इक्वल टू 3.9%। बैक पे आते हैं,
इस प्रश्न में R का मान मेरे को मिल गया और R का मान आया है 3.9%। क्लियर हो गया? थोड़ा टफ आ गया था? वेरी गुड। बाकी किसी का? चलो अगला प्रश्न बनाओगे, अपने कॉपी में हल करोगे क्वेश्चन को जल्दी से सभी। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R इज इक्वल टू 5%, T इज इक्वल टू 3 वर्ष और SI इज इक्वल टू 500। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। अपन किसी भी टॉपिक को इतने डीपली पढ़ेंगे कि उस टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान हमको हो, कल के डेट में हम किसी को पढ़ाने जाएं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखा पाएं। और ऑफलाइन क्लास में संख्या कोई मुद्दा नहीं है ना, तो आप लोग 2 लोग भी रहोगे तब भी पढ़ेंगे, 50 रहोगे तब भी पढ़ेंगे। तो रेगुलर क्लास आओगे, रेगुलर सीखने को मिलेगा। समझ में आया आपको? देखिए ये जो प्रश्न है ना, सामने लिखा हुआ है सब चीज। आपने SI की जगह 500 लिखा, P की जगह में P लिखा, R की जगह में 5 लिखा, T की जगह में 3 लिखा, एकदम वेरी गुड। ये कटता नहीं है, हम पक्षांतर करेंगे इसका। ये काट दिए ना आप, गलत किए। यहाँ 500 ऑलरेडी रहेगा, ये नीचे भाग में है तो इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो ये गुणा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों बटे में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई काटो पीटो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। SI का मान कितना दिया हुआ है? 500 बराबर P गुणित 5 गुणित 3/100। इसका इधर पक्षांतर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 500 गुणित 100। इसका इधर पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा 5 गुणित 3 बराबर P। 5 एकम 5, 5 पंजम 500। कितना आ गया? दोनों का गुणा करेंगे 100 का तो 10,000 बटे 3 बराबर P। अब 10,000 बटे 3 को कैसे हल करना है अभी बताया हूं। 10,000 का 3 से भाग दे दो, 3 तिहाई 9 बचा 1, ये 0 उतरेगा। 3 तिहाई 9 बचा 1, 0 उतरेगा। 3 तिहाई 9 बचा 1, 0 उतरेगा। 3 तिहाई 9, ये बचेगा 1। तो ये जो शेषफल बचता है, इस शेषफल को ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, P का मान आ जाएगा 3,333 सही 1/3, या इसी को लिख सकते हैं हम, यही बराबर होगा 3,333.33। दोनों एक ही वैल्यू है। समझ में आ गया? आज हम लोगों ने SI निकालना सीखा, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख चुके हैं। अब समय निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, जहां P दिया हुआ है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, टाइम निकालना है यदि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो 4,500। बनाओ, एकदम इजी सा प्रश्न है, सबके कॉपी में हल हो जाना चाहिए। और आप लोग अपने सिलेबस का चिंता बिल्कुल मत करना, टाइम समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करके देंगे और अच्छी तरीके से सिखा के देंगे। कितना आया? वेरी गुड। कितना आया श्वेता? 30 आया। चलो, SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100।
देखो जब सिंप्लीफिकेशन यही इजी हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो ना, तो t बराबर क्या होगा, 4500 बटे, ये गुणा में है इसीलिए बटे में जाएगा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, t का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। उत्तर हो गया। है कि नहीं आसान? तो हम लोगों ने साधारण ब्याज के विभिन्न विभिन्न प्रश्नों को किया हुआ है। अब मुद्दा यह है कि आप घर जाके क्या प्रैक्टिस करोगे। तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे इजी क्वेश्चंस के, जिससे आप अपनी समझ को बढ़ा पाओ। न्यूमेरिक सेगमेंट आएगा ना, तो रोज मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा, सिंपल वे पे दिया करूंगा कि अपन इजी से टफ मोड पे जाएं। इजी क्वेश्चंस पहले बन जाएं पूरे के पूरे, फिर एवरेज क्वेश्चंस बने और उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ठीक, चलो इसको ले लो आप लोग।